टाइम पे आपको पार्टनरशिप के चैप्टर्स आने वाले हैं और पूरा पार्टनरशिप उसके अंदर आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, राइट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप की शुरुआत से लेकर पार्टनरशिप का अंत सब कुछ आने वाला है। तो इससे पहले एक चैप्टर हम जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चैप्टर है, राइट। और उसके बाद चलेंगे 6 चैप्टर्स पार्टनरशिप के। उसके बाद सेकंड बुक में अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज आएगी, जिसके आपके 2 चैप्टर्स है। लास्ट ईयर 3 चैप्टर्स थे पर उसको ओमिट करके 2 कर दिया गया है, तो उसके अंदर 2 चैप्टर्स है। और पार्ट बी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो आपकी होगी बुक 3 टीएस गरेवाल की, जिसमें 2 चीज आपको समझनी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये सब में से जो डिटेल और लेंदी पार्ट है वो पार्टनरशिप है, 6 चैप्टर वाला, जिसके अंदर आप देख सकते हो तो 90 पीरियड्स को अलॉट किया गया है। बाकी सबके लिए पीरियड्स कम अलॉट किए गए हैं और इसका वेटेज भी, पार्टनरशिप का वेटेज भी सबसे ज्यादा है, 30 मार्क का वेटेज है पूरे 100 मार्क्स में से। 30% वेटेज सिर्फ वो 6 चैप्टर का है, राइट। उसके अलावा कंपनीज का भी वेटेज है, डेफिनेटली सबका अपना अपना वेटेज है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज फालतू है, बकवास है, सबका वेटेज है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल। लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। सभी चैप्टर्स आपके बहुत इजी है, पर इसको और इजी समझने के लिए, इजी से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको हर एक लेक्चर मुझे रखना, जो रखूँ उसको अटेंड करना है। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, और जितने भी मैं सम दूं वो आपको सम कंप्लीट करने हैं। मैं बता दूं कि चैप्टर्स में से, हर एक चैप्टर में से आपको 100 सम्स भी होंगे, 100 110 सम्स होंगे एक एक चैप्टर में। डरना नहीं है। जैसे ही जाएगा कोर्स, जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही मैं सम्स देता जाऊंगा, और ऐसे ही आपको हर रोज कंप्लीट करना है। जैसे मैं हर रोज के 4 सम दूं इन कॉमर्स, इन 12th कॉमर्स, डेली डूइंग ऑफ द 4 सम्स इज अ नॉर्म। 4 बड़े सम करना वो नॉर्म है, उतना तो अकाउंटेंसी में आपको हर रोज करना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा कर सकते हो, उससे कम नहीं करना है आपको, तो ही अकाउंट अच्छे से आएगा। तो ये दिमाग में मेंटली प्रिपेयर हो जाओ पहले तो, कि आपको 4 सम तो करने ही करने हैं। इफ यू डोंट डू दैट 4 सम्स, यू आर आउट ऑफ इट बेटा, आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप ऐसे सोचे कि मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द वर्क इज गोइंग टू एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होगा, जिसमें प्रेशर बढ़ेगा आपका और आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात और बता दूं, मैं समझाऊंगा यहाँ पे तो आपको बहुत मजा आएगी और समझ भी तुरंत आ जाएगा आपको। पर एक बात और है इसमें समझनी, कि जब तक आप खुद नहीं करोगे बेटा, तब तक आपके सम्स आपको समझ में आने के बावजूद आपको नहीं आएंगे। ये फैक्ट बात है। अगर आपको पूछना हो तो आप अपने सीनियर्स को भी पूछ सकते हो बेटा। जब तक आप, सो दिस इज प्रैक्टिसिंग बाय लर्निंग। करोगे जितनी प्रैक्टिस उतनी लर्न होगी। आपको मेरे हेल्प जब भी चाहिए, आई एम देयर। और मैं यहाँ पे काफी सम्स करता हूँ बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, राइट, जो आप देखोगे मुझे पूरे साल दरमियान। पर जब तक आप खुद नहीं करोगे बेटा, तब तक आपका वो पक्का नहीं होगा, वो कच्चा पक्का रहेगा। सो दिस यू नीड टू टेक केयर, इस पे आपको ध्यान देना है, राइट। उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट वर्क है, और प्रोजेक्ट वर्क में भी मैं बता दूं आपको कि उसमें प्रोजेक्ट फाइल का 4 मार्क्स ही है। तो ये 4 मार्क के लिए आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, बड़े बड़े। मैं बता दूं, 2 बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो लास्ट ईयर काम हो के एक हो गया था, ये साल पता नहीं है कोरोना की स्थिति कैसी है। अगर कोरोना की सिचुएशन कम हुई तो आपका ये भी प्रोजेक्ट एक ही हो जाएगा, पर ये एक प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। उसके अलावा जब आपका वाइवा लिया जाएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आता है, एआईएसएससी की प्रैक्टिकल होती है, तो 12 मार्क की एक एग्जाम ली जाएगी, रिटर्न टेस्ट, और 4 मार्क का वाइवा लिया जाएगा। ऐसे वो मिला के 20 मार्क होते हैं। पर याद रखिए, प्रोजेक्ट नहीं बनाया आपने तो कोई आपका रिटर्न टेस्ट भी नहीं लेगा, कोई आपका वाइवा भी नहीं लेगा। तो प्रोजेक्ट सर्वोपरि है। प्रोजेक्ट बनाओगे, इफ यू मेक अ प्रोजेक्ट, देन ओनली रिटर्न टेस्ट हैज टू बी टेकन, एंड देन ओनली द वाइवा वर्स हैज टू बी टेकन, अदरवाइज नॉट। आई होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। लेट्स लुक,
इसका ऑप्शन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर वर्क, राइट। अलग अलग टॉपिक्स है, उसका स्कोप क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, उसके ऊपर हम डिटेल चर्चा आज नहीं करेंगे। वो जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे हम चर्चा उसकी करते जाएंगे, राइट। इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। हाँ, एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपके रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस कितने रहेंगे, राइट, अप्लाइंग वाले कितने रहेंगे और एनालिसिस और इवैल्यूएटिंग वाले कितने रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स में, वैसे यहाँ पे भी सेम है कि 55% ऑफ द वेटेज आपका अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग का रहेगा। यानी 80 मार्क का पेपर है तो 44 मार्क्स आपका रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें 22-23 तक का जो होते हैं वो अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस ही होते हैं, यानी 17 से लेकर 19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अप्लाइंग के होते हैं। 17 से लेकर 19 मार्क के क्वेश्चंस, माय मिस्टेक। एंड एनालिसिंग इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो वो 17 मार्क के तकरीबन होते हैं, 17-18 मार्क्स से होते हैं, तो 21-22 तक का वो होते हैं। कुल मिला के वैसे 100 टका आपको बनते हैं, राइट। और इसमें से इसीलिए आपका पेपर फैरली इजी होता है क्योंकि 55% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। तो यानी आपको बेसिक समझ लिया तो पास होना तो बहुत ही आसान है अकाउंट्स में। तो अकाउंट से पास होने का क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बट हाँ आपको हर रोज सम करने हैं, हर रोज टाइम बाउंड होकर सम करने हैं। एक गोल्डन रूल में बता देता हूँ आपको, आपका करिकुलम चालू हो रहा है उससे पहले एक गोल्डन रूल बता देता हूँ जो आपने लास्ट ईयर भी मैंने मेरे डे बोर्डिंग के बच्चों को बताया था, आज वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक मार्क के लिए, फॉर एवरी मार्क बेटा, यू गेट 2 मिनट्स, 2 मिनट मिलती है। अगर सम 3 मार्क का है तो आपको 6 मिनट में खत्म करना है, सम 4 मार्क का है तो 8 मिनट में, सम 6 मार्क का है तो 12 मिनट में, और मैक्सिमम मार्किंग हो सकता है 8 मार्क का सम आता है। यानी मैक्सिमम समय आपको कोई भी सम के लिए लगना चाहिए वो है 16 मिनट। 16 मिनट से ऊपर आपका समय जाता है उसका मतलब या तो आप सबको छोड़ दो या तो जितना आता है उतना कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो आपका पेपर रह जाएगा। पर अभी स्पीड लाने की कोशिश मत करना। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, स्टार्टिंग ऑफ द, जब मैं आपको सम देता हूँ, 4 सम देता हूँ, तो स्पीड मत लाइएगा, उसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश करना कि आपके सम कितने राइट हो रहे हैं। पर याद रखिए ये राइट होने के बाद आपको धीरे धीरे एक्यूरेसी पे आना है, सॉरी एक्यूरेसी के आने के बाद धीरे धीरे आपको टाइम बाउंड पे आना है। माय मिस्टेक, टाइम बाउंड पे आना है, कहने का मतलब एक्यूरेट अगर आपके सम हो गए तो आपको अभी वो मिनट के अंदर खत्म करने, जिस मिनट में आपको करने चाहिए। यानी 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मिनट में खत्म करना है, 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 16 मिनट में, लाइकवाइज। दैट्स इट, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर, एक नया चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनपीओ वाले। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पहले तो हम ये समझने वाले हैं, और उसके बेसिस पे से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाया जाए वो समझेंगे उसकी, राइट। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ बेसिक थियोरी है। हर रोज मैथ थोड़ा थोड़ा सा जाएगा और हर रोज सम नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स में आपको सम्स नहीं आएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ऑलवेज थियोरी से जाता हूँ, आपको थियोरी एकदम प्रॉपरली समझाता हूँ। एक बार थियोरी समझ में आ जाती है आपको, उसके बाद ही मैं सम्स की तरफ जाता हूँ। क्लियर है? लेट्स बिगिन। सो आर यू रेडी एवरीवन? यस, कुशल, आर्ची, जैनेश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये चैप्टर में क्या है? ये चैप्टर में आपको पहले समझना है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है मीनिंग और क्या है कॉन्सेप्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ होता क्या है, तो उसके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम ये भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है एनपीओ में, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। बाद में हम समझेंगे कि उनके कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट एक अकाउंट है, राइट, और उसका कैश बुक के साथ क्या डिफरेंसेस है, क्या ताल्लुकात है, वो हम समझेंगे। उसके बाद
मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसका प्रॉफिट एंड लॉस से क्या ताल्लुकात है वो हम समझेंगे। बाद में डिफरेंस ऑफ रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, राइट? और बाद में बैलेंस शीट और फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। Sorry for the interruption. Just I got some urgent call. Fine. Let's start. Meaning and concept of NPO. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पहले समझते हो उसको, ध्यान से समझना। ये वर्ड इटसेल्फ बोलता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं करेगा, राइट? तो क्या करेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एनजीओ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो चैरिटी के लिए बनते हैं। आपने देखा होगा कि लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट चैरिटी ऑर्गेनाइज करते हैं। काफी जगह पे स्कूल्स डेवलप होती है, जो आपकी स्कूल्स है वो भी एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको लगता है कि वो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? वो देखने में लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि ये तो अर्निंग तो करते ही होंगे ना, प्रॉफिट तो कमाते होंगे, पर वो दिखाते नहीं है, राइट? और इसीलिए ऐसी संस्था को हम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। और सरकार ने ऐसी संस्था के लिए, जैसे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे क्लब्स है, क्लब हाउसेस है, जैसे कि स्कूल्स है, जैसे कि रिलीजियस ट्रस्ट है, आपने देखा होगा स्वामीनारायण का ट्रस्ट है, आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर का ट्रस्ट है। तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट वाले नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। और सरकार ने उसके लिए सब प्रावधान रखे हैं, स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, राइट? समझते हैं? एंटरप्राइज जब भी बिल्ड होते हैं, दे आर अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग एंटिटीज, वो प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, अर्न प्रॉफिट। इन कॉन्ट्रास्ट ऐसे भी एंटिटीज होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी उनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। उनका मेन काम होता है सोसाइटी को सर्व करना और उनके मेंबर को सर्व करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। Now, not for profit organization, also known as non profit organization, not for profit को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, राइट? और उनका सेटअप जो किया गया है, द सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज, ये सब कुछ वो लोग सेवा के तौर पे देना चाहते हैं। पर आप सेवा कब तक कर सकते हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सेवा कब तक कर सकते हो? अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप सेवा कर पाओगे? नहीं। तो कहने का मतलब वो लोग भी कुछ फीस लेते हैं, वो सिर्फ सेवा करने के लिए यानी फ्री में पैसा नहीं देते। दे चार्ज सम नॉमिनल फीस फॉर देम सो दैट दे कैन रन देयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट उनका पर्पस जो है, उनका जो मोटो है, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, याद रखिए। इसीलिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट वर्ड का यूज नहीं होगा। समझेंगे हम आगे तो कौन से वर्ड का यूज होगा, हम वो भी समझेंगे। तो ये जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्कूल्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होती है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैरिटेबल संस्था होती है, स्वामीनारायण ट्रस्ट है, राइट? पब्लिक सर्विसेज, ये सब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, स्कूल्स है, कॉलेज है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, लिटरली सोसाइटीज, लाइब्रेरीज है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स, ये सब नॉट प्रॉफिट है। नाउ इनको भी फंड चाहिए, पैसा चाहिए, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, ये लोग या तो डोनेशन से पैसा लेते हैं, डोनेशन मंगवाते हैं, यानी जिन जो अच्छी अमीर पार्टी है वो डोनेशन दे देते हैं, या तो मेंबरशिप फीस मंगवाते हैं, जैसे कि क्लब महिंद्रा। आपने सुना है क्लब महिंद्रा के बारे में? यस, किसी ने? यस, सो राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, आपसे मेंबरशिप फीस मंगवाते हैं, राइट?
सब्सक्रिप्शंस मंगवाते हैं, सब्सक्राइब करो, हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करो। तो पैसे मंगवाने से क्या होता है, उनकी कुछ रेवेन्यू आती है, कुछ इनकम वो अर्न करते हैं, राइट। तो उनके पास फंड्स कहाँ से आते हैं, तो ये फंड्स ये सब तरीके से आते हैं, पैसे ये सब तरीके से आते हैं। डोनेशन आता है, मेंबरशिप फी या एंट्रेंस फी आती है, यानी काफी क्लब में मेंबरशिप फी होती है, काफी में एंट्रेंस फी होती है। या तो अगर आप कुछ मैगजीन सब कर रहे हो या फिर कोई क्लब का मेंबरशिप ले रहे हो तो सब्सक्रिप्शन होता है उनका। या तो वो लोग लोन लेते हैं बैंक से, या फिर सरकार उनको ग्रांट देती है। ग्रांट का मतलब गवर्नमेंट और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट के तौर पे कुछ देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट। तो इसी से उनके पास फंड्स आते हैं और यही फंड्स का वो लोग सर्विसेज में यूज करते हैं, उनसे सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नंबर 1, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोमोटर्स। उसके प्रोमोटर्स से वो सेपरेट है। और लास्ट डे याद करो, हमने एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था, और एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्रमोटर्स डिफरेंट लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन संस्था वो डिफरेंट है। सो एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, प्रमोटर्स और एंटिटी दोनों अलग है। नंबर 1। सेकंड, उनका पर्पस क्या है? उनका मेन पर्पस है कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये उनका मेन पर्पस है कि उनका कल्चर यानी कल्चर में बढ़ावा करे, एजुकेशन में बढ़ावा करे, रिलीजियस बढ़ावा, लोगों को धर्म दे, धर्म ज्ञान दे, सर्विस करे। कहने का मतलब their main purpose is to serve the people, service at large. Point number 3, वो बिलोंग किसको करता है? देखो एक चीज याद रखो, ये जितना भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रोप्राइटी होता है। नॉन प्रोप्राइटी का मतलब इसका कोई मालिक नहीं होता, there's no owner. It belongs to the charitable society or trust. जैसे कि स्कूल, अपनी स्कूल है ना, वो भी आपको पता है ट्रस्ट से बेस है, उसका मालिक है कोई नहीं। हम बोलते हैं कि अपने मांगू क्या सर मालिक है उनके, पर नहीं, एक्चुअली किताब में देखने जाओ तो वो ट्रस्ट से चलता है, इसका कोई एक्चुअल मालिक नहीं है। इट्स अ चैरिटेबल सोसाइटी और इट्स अ ट्रस्ट, राइट। इट इज नॉट ओन बाय इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल्स को ओन नहीं करता, याद रखिए, राइट, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बट इट ऑलवेज बिलोंग्स टू व्हाट, इट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सोसाइटी, समाज को बिलोंग करता है। That is also important. Third point. Point number 4. Profit is not an objective. चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है। सुनिए, वापस रिपीट कीजिए, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं बटोर सकते। क्या कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉफिट को प्रॉफिट के तौर पे नहीं देख सकते, उसका अलग नाम दिया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए, बट अगर वो कुछ प्रॉफिट कमाता है, वो एक्स्ट्रा कुछ कमाता है, एक्स्ट्रा कुछ रेवेन्यू लेता है, तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट वर्ड है ये, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वर्ड को स्ट्रिक्टली आपको यूज करना है। क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस है क्या? तो सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स असेट्स एंड आल्सो ऑपरेशंस। सी, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक चैरिटेबल संस्था चलाओ, आप चला तो लोगे, अच्छे से चला लोगे, एक साथ चलाओगे, 2 साथ चलाओगे, पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसको तो चैरिटी में करना क्या, आपको दान दक्षिणाएं तो करनी है, लोगों को सेवा तो करनी है, तो चला तो लोगे, पर आप लंबे अर्से तक नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप कुछ कमा नहीं रहे हो। कमाना आपके पर्पस नहीं है, पर फिर भी आपको संस्था को टिकाने के लिए कुछ तो सरप्लस करना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तो ही वो नेक्स्ट चल पाएगी। और इसीलिए सरप्लस करना जायज है। इनका पर्पस नहीं होना चाहिए कि वो सरप्लस करे, ये सरप्लस होना चाहिए। हाँ, कि एक्स्ट्रा डोनेशन किसी ने दे दिया, सरप्लस हो सकता है। कोई ज्यादा मेंबर्स बन गए आपकी संस्था के, आपका सरप्लस हो सकता है, राइट। सो सरप्लस इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हिच इट इज सेट अप, राइट। और इस सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि उसे मेंबर्स को बांट दिया जाएगा, नहीं, कतई नहीं। Surplus means that you are not going to distribute to the members, you need to keep it in the organization itself. आपको वो संस्था में ही रखना है। I hope you understand.
द फोर्थ पॉइंट वेरी क्लियरली। समझ में आ रहा है फोर्थ पॉइंट सबको? किसी को भी पॉइंट में डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बीच में भी रेज योर हैंड कर सकते हैं, तो मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। एवरीवन इज गेटिंग इट बेटा? I'm again asking. Yes, sir. Let's move ahead. Next, मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट कोई ओनर नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट कोई ओनर नहीं करेगा। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे, जिनको ऑफन क्या बोला जाता है, ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमिटी बोली जाती है। दे आर कॉल्ड ट्रस्टीज बिकॉज दे रन द ट्रस्ट, राइट? या फिर उसको मैनेजिंग कमिटी बोली जाती है, राइट, जो मैनेज करते हैं। पॉइंट नंबर 6, फंड्स। पैसे कैसे आएंगे यहाँ पे? तो पैसे आने के तरीके, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने समझाया, डोनेशंस, राइट? और अगर संस्था पुरानी है तो वो सरप्लस करके भी अपना ऑपरेशंस चला सकता है, राइट? सो ऑपरेशन चलाने के सरप्लस भी चलेगा, पुराना सरप्लस पड़ा है तो उससे भी वो काम चला सकता है। और यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, पर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ अलग है, उससे कुछ अलग नाम बोले गए हैं। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनता है, एक अलग ही तरह का अकाउंट है, हम समझेंगे, पर ये नाम अलग है। एक्चुअली क्या है पता है? ये कैश बुक की तरह ही है, बहुत सिंपल सा है, रिसीट एंड पेमेंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें भी नाम अलग है, पर एक्चुअली ये क्या है पता है? ये पीएनएल अकाउंट की तरह ही है। और लास्ट जो है ना, वो है बैलेंस शीट। ये 3 तरह के स्टेटमेंट्स बनते हैं यहाँ पे। मैं बता दूं, रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये 2 अकाउंट है, और बैलेंस शीट जो है ना वो स्टेटमेंट है। हमने लास्ट से जैसे लिखा बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, और पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट था वैसा ही। फाइन, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, और उसके आगे मैं आज नहीं जाने वाला हूँ, कल हम बाद में आगे जाएंगे, राइट? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पहले इतने जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान दे दो। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक में ये आज ले रहा हूँ, वो डिफरेंस हम समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बीच में क्या अंतर है। अभी तक हमने जो देखे थे ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, और आज जो हम देख रहे हो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, लेट्स सी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन पर्पस क्या है, उसका पर्पस फॉर विच सेटअप, तो बोलेंगे पब्लिक सेवा, पब्लिक सर्विस। भले वो एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, कुछ भी हो, पर वो सेवा, पब्लिक सर्विस करते हैं। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, राइट? इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास मेंबरशिप फीस आती है, सब्सक्रिप्शन आते हैं, डोनेशन आता है, सरप्लस आते हैं, वहां से पैसे आते हैं। जबकि यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो वो अपना पैसा लाते हैं, राइट, बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं या शेयर कैपिटल बोलते हैं, या फिर वो बोरो करते हैं बैंक के पास से, तो उसको बोरोड फंड्स भी बोलते हैं, राइट? थर्ड पॉइंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे कैसे बनाए जाएंगे? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के स्टेटमेंट बनते हैं, मैंने जैसे बोला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 स्टेटमेंट बनते हैं, पर उसमें 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट है। वो कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने लास्ट ईयर देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट है बैलेंस शीट। परफेक्ट। नेक्स्ट, सरप्लस प्रॉफिट। यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं बोला जाता, वर्ड सरप्लस यूज कर होता है, या डेफिसिट। अगर ज्यादा कमाते हो आप तो क्या यूज करता है? वर्ड सरप्लस। और कम कमाते हो तो वर्ड क्या यूज होता है? डेफिसिट। उसको हम प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते। जबकि वही चीज प्रॉफिट अर्निंग में हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते हैं। याद रखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये संस्था, ये पब्लिक सेवा के लिए है, और इसीलिए उसका जो सरप्लस होता है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, उसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, राइट? इट इज स्ट्रिक्टली यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको वापस ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही किया जाता है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ध्यान दो, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर को दिया जाता है, सुपर पार्टनरशिप में वो कैपिटल में ऐड होता है। और अगर हम देखेंगे कंपनी फॉर्मेशन में,
तो उनके मेंबर्स को पैसा दे दिया जाता है डिविडेंड के तौर पे, राइट? दैट विल सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग, उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड पार्ट हमने जो पढ़ा है वो डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है आपको ये? यस? Yes, sir. Okay. Any doubt, any query, anything you want to ask, you can ask बेटा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना आप मुझे पूछ सकते हो अभी। आई एम हियर ओनली। यस? नो डाउट्स बेटा? आर यू गेटिंग एवरीथिंग? दैट्स ग्रेट।